हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आरओ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी की सीरीज में पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके आरओ एग्ज़ाम में यहाँ से एक या दो सवाल गारंटेड यहाँ से बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो यह है पॉलिटी की दूसरी क्लास है। पहली क्लास आपने अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर पहली क्लास ज़रूर देखिए। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम अनुसूची की बात करें, अनुसूची की अगर हम बात करें तो भारत के मूल संविधान में जो भारत का जो मूल संविधान है, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ। कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें 4 बार संशोधन करके 4 अनुसूचियों को यहाँ पर जोड़ा गया है। इसको हम विस्तार में आइए देखते हैं। ठीक है, अगर हम पहली अनुसूची की बात करें, ठीक है, पहली अनुसूची की बात करें यहाँ पे, तो जो पहली अनुसूची है इसमें क्या उल्लेख किया गया है? पहली अनुसूची में उल्लेख किया गया है कि भारत के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नाम, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, उनके क्या है राज्य और संघीय क्षेत्रों के क्या है नाम की बातें यहाँ पर की गई है। ठीक है, और उनके क्षेत्रफल की सीमाएं कितनी होंगी उसकी यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो अनुसूची 1 में क्या बात की गई है? भारत के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नाम और जो है क्षेत्रफल की सीमाएं। अगर हम बात करें वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 यहाँ पर राज्य यहाँ पर का उल्लेख किया गया है। ठीक है, वर्तमान में। ठीक है, अब अनुसूची 2 देखते हैं। अनुसूची 2 शेड्यूल जो है यहाँ पर सेकंड शेड्यूल की बात करें, यहाँ पर अनुसूची 2 की बात करें तो अनुसूची 2 में यहाँ पर क्या उल्लेख किया गया है? अगर अनुसूची 2 की बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है कि संविधान के अंतर्गत पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को वेतन और भत्ते के लिए यहाँ पर वेतन और भत्ते की बात यहाँ पर की गई है। जो संवैधानिक पदों पर जो कार्यरत व्यक्ति हैं, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, राज्यपाल हो गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके वेतन, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की अध्यक्ष, ठीक है, और उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति, ठीक है। वैसे ही राज्य में जो विधानसभाएं होती हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो विधान परिषद होती है उनके सभापति और उपसभापति के यहाँ पर वेतन और भत्ते की यहाँ पर बात की गई है। तो अनुसूची 2 में क्या बात की गई है? अनुसूची 2 में यहाँ पर वेतन और भत्ते की बात यहाँ पर की गई है, जो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति बनता है, राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, सब संवैधानिक पद हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, ठीक है, यहाँ पे हाई कोर्ट के जज हो गए, इनके वेतन की और भत्ते की बात की गई। वैसे ही लोकसभा के लिए है, लोकसभा के अध्यक्ष की बात हो गई, लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात हो गई, यहाँ पे राज्यसभा के सभापति की बात हो गई, उपसभापति हो गए जो राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, वैसे विधानसभाओं में क्या होते हैं? लोकसभा जो है विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष होते हैं, जो विधान परिषद होती हैं वह उनके जो है उपसभापति और उपसभापति के यहाँ पर वेतन और भत्ते की बात की गई है। अनुसूची 2 में इनकी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, अब अनुसूची यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो तीसरी अनुसूची है, थर्ड शेड्यूल है। थर्ड शेड्यूल में क्या बात की गई है? अगर यहाँ पे हम थर्ड शेड्यूल की बात करें तो थर्ड शेड्यूल में बात की गई है कि संविधान के अंतर्गत, ठीक है, पद ग्रहण करने वाले व्यक्तियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। तो अनुसूची 3 में क्या उल्लेख किया गया? यहाँ पर शपथ का उल्लेख किया गया। किसका? शपथ का। या शपथ लेंगे तो वो शपथ कौन कौन लेगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद, जो सांसद होते हैं, ठीक है, न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, ठीक है, यहाँ पे आपके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सभी के यहाँ पर ओथ, यानी कि ओथ जिसे बोलते हो आप, शपथ की यहाँ पर शपथ लेने की बात की गई। शपथ किस में है? अनुसूचित 3 में किस में बात की गई? अनुसूचित 3 में यहाँ पर थर्ड शेड्यूल में यहाँ पर शपथ की बात की गई है, जिसमें राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री हो गए, सांसद हो गए, आपके न्यायाधीश, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को इसमें यहाँ पर शामिल किया गया। इनके आगे शपथ की बात इसमें यहाँ पर की गई है अनुसूची 3 में। ठीक है, अगर अनुसूची यहाँ पर 4 की बात करें, ठीक है, अनुसूची 4 की बात करें, जो है यहाँ पे फोर्थ शेड्यूल है। यहाँ पे अगर हम बात करें अनुसूची 4 की, अगर हम बात करें यहाँ पे अनुसूची 4 में क्या उल्लेख किया गया है? तो अनुसूची 4 में बात किया गया है कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या। तो जैसे यहाँ पे लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा है और यहाँ पे राज्यसभा है, तो राज्यसभा में किस राज्य से कितने व्यक्ति आएंगे उसकी बात कहाँ कही गई है? उसकी बात अनुसूची 4 में की गई है कि जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में
31 जो है यहाँ पे राज्यसभा सीटें हैं। तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुसूची यहाँ पर 4 में इसका उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य से 31 व्यक्ति जो है राज्यसभा में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया गया है प्रतिनिधियों की संख्या को बात की गई है राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में या चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, ठीक है, सभी की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो अनुसूची 4 में क्या बात की गई, अनुसूची 4 में सिंपल सी बात की गई है कि भैया कितने व्यक्ति जो हैं उस राज्य से राज्यसभा में आएंगे, इसी की बात यहाँ पे मात्र की गई। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 व्यक्ति जो है राज्यसभा में जाएंगे। ठीक, इसका उल्लेख अनुसूची 4 में किया गया है। ठीक है, सिंपल भाषा में। अब बात करते हैं अनुसूची 5 की। अगर यहाँ पर शेड्यूल 5 की बात, यहाँ पे अगर हम बात करें अनुसूची 5 की बात करें यहाँ पे, तो अनुसूची 5 में क्या उल्लेख किया गया, अनुसूची 5 में उल्लेख किया गया है यहाँ पे कि अनुसूचित यहाँ पर जो है जनजातियों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे क्या प्रावधान किए गए हैं यहाँ भैया, यहाँ पर प्रावधान ये किया गया है कि आदिवासी क्षेत्र का जो प्रशासन होगा, आदिवासी क्षेत्र के यहाँ पर प्रशासन की बात की गई है। ठीक है, और यहाँ पर यह बात की गई कि राष्ट्रपति द्वारा जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। जनजाति द्वारा जो है राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाएगी, जनजातीय जो है सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर राज्यपाल को यहाँ पर विशेष अधिकार दिया गया है। ठीक है, राज्यपाल को यहाँ पर विशेष अधिकार दिया गया है कि जनजातियों के लिए वह जो है यह विशेष प्रावधान यहाँ पर कर सकता है। इसकी बात कहाँ की गई है, इसकी बात की गई है अनुसूची 5 में की गई है। देखो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे बात अनुसूची 5 में एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। अनुसूची 5 में बात की गई है कि अनुसूचित जनजातियों के जो है यहाँ पे लिए प्रावधान है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पे प्रावधान है, कहाँ पे, अनुसूची 5 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों का यहाँ पे प्रशासन से संबंधित है। तो आदिवासी जो क्षेत्र हैं उनका प्रशासन कैसे चलेगा, इसकी बात कहाँ की गई है, इसकी बात की गई है अनुसूची 5 में की गई है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि राष्ट्रपति द्वारा जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। इस परिषद की स्थापना कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और यहाँ पर राज्यपाल को इसका विशेष अधिकार दिया गया है कि आप जो ये परिषद बनाई जा रही है इसकी देखरेख आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इसकी देखरेख कौन करेगा, यहाँ पर राज्यपाल करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अनुसूची यहाँ पर 6 की। जो शेड्यूल 6 है इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। इसमें क्या है, देखो इसमें कि जो पूर्वोत्तर भारत है हमारा, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडिया है, तो ये वाला जो रीजन है पूर्वोत्तर वाला भारत वाला इंडिया है, यहाँ पे जैसे असम हो गया, ठीक है, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और यहाँ पर मिजोरम, ये 4 राज्य है ना, 4 राज्य। तो इसमें जो 4 राज्य में जो जनजाति रहते हैं उनमें 10 ज़िले हैं। ठीक है, 4 राज्यों में ये 10 ज़िले हैं। ठीक है, तो जहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं, ठीक है, जनजातियाँ वहाँ पर रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात की गई है, अब यहाँ पे बात की गई है कि पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष जो है विशेष प्रशासन का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ठीक है, विशेष प्रशासन का यहाँ पर प्रशासन किया गया है। अब यहाँ पर प्रशासन कौन करेगा, यहाँ पे ध्यान रखना प्रशासन कौन करेगा, यहाँ पर स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की, ऑटोनॉमस यहाँ पे जो है, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर काउंसिल की बात की गई है। यहाँ पर ऑटोनॉमस यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की गई है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर काउंसिल की बात की गई। ठीक है, ऑटोनॉमस यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, इसको क्षेत्रीय परिषद भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्थानीय कानून बनाने की शक्ति होती है। वैसे यहाँ पे इस जो है यहाँ इस एरिया में मान लो जनजाति रहती है तो इस यहाँ पर कानून कौन बनाता है, वैसे तो राज्य सरकार बनाती है, लेकिन अगर चाहे तो यहाँ पर जो स्थानीय कानून बनाने के लिए जो है स्वायत्त जिला परिषद है वह इसमें कानून बना सकती है। इसमें कुछ व्यक्ति जो है सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और कुछ व्यक्तियों का यहाँ पर चुनाव होता है। ठीक है, इसको किसी दिन हम डिटेल में बता देंगे आपको, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में अंतर बता देंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अनुसूचियों के बारे में देख रहे हैं। तो ध्यान रखना अनुसूची 6 में बात की गई है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित यह बात इसमें की गई है, जिसमें यह बात की गई है कि जिला जो है स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की जाएगी, जो क्या करेगी, वह जो है जो जनजातीय क्षेत्र उनके लिए क्या करेगी, कानून बना वहाँ पर कानून बना सकती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सिर्फ इतनी सी बात है और इसमें कुछ बात इसमें नहीं की गई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 7वीं अनुसूची की। अब देखिए 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 7वीं अनुसूची बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है, जो 7वीं अनुसूची में क्या बात की गई है, यहाँ पर क्या है कि केंद्र और राज्य सरकार के जो है अधिकारों का यहाँ पर विभाजन है कि भैया राज्य क्या करेगा और यहाँ पर केंद्र क्या करेगा। तो आप देखेंगे जो संविधान की अनुसूची 7 है इसमें 3 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक यहाँ पे आपको समवर्ती सूची देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक है, समवर्ती सूची यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समवर्ती सूची देखने को आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं यहाँ पर राज्य सूची, सबसे पहले बात करेंगे संघ सूची की। जो संघ सूची है, अगर संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में कौन कौन से विषय आएंगे, जैसे कि रक्षा हो गया, विदेशी मामले, जैसे ये सब क्या है, ये संघ सूची के विषय हैं। इसमें अगर बात करें इसमें कितने विषय हैं, तो मूल संविधान में बात करें तो मूल संविधान में इसमें कितने विषय थे, 97 विषय थे। लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं, वर्तमान में इसमें लगभग 100 विषय हैं। ठीक है, वर्तमान में 100 विषयों पर केंद्र सरकार कानून यहाँ पर बना सकता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर राज्य सरकार की राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में जैसे कि पुलिस हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब क्या किसके विषय हैं, ये राज्य सूची के विषय हैं। इसमें कितने विषय थे, मूल संविधान में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। ध्यान रखना, इसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1976 में। जब 1976 में हुआ था तो यहाँ पे क्या किया गया था, उसमें पता हो किसी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। इन्होंने क्या किया कि राज्य की शक्तियाँ कुछ शक्तियों को छीनना चाहे, इसीलिए क्या किया, यहाँ से कुछ अधिकार जो है यहाँ से हटा के इसको किसको दे दिए, यहाँ से हटा के इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो यहाँ पर पहले जो 66 विषय थे इसको कितना कर दिया, 61 कर दिया। यही जो 5 विषय उठा के किसमें डाल दिया गया, इसको जो है डाल दिया गया यहाँ पे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो समवर्ती सूची है इसमें कि आपको जो आपका केंद्र होता है, केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो केंद्र और राज्य कानून दोनों बना सकते हैं किस पे, यहाँ पे। लेकिन अगर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र का यहाँ पर कानून यहाँ पर प्रभावी हो जाता है। ठीक है, अगर समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची जैसे कौन कौन से विषय इसमें आते हैं, जैसे इसमें शिक्षा हो गया, ठीक है, जंगल हो गया, विवाह हो गया, सब किसके विषय हैं, यह जो है आपके समवर्ती सूची के विषय हैं। ध्यान रखना, समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, कितने, 47 विषय थे। लेकिन जब हमने आपको बताया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें 5 सब्जेक्ट और जोड़ दिए गए, तो अब इसमें वर्तमान में कितने हैं, इसमें 52 सब्जेक्ट हैं। तो 52 सब्जेक्ट पे जो है यहाँ पर समवर्ती सूची में डाला गया है। इस पर केंद्र और राज्य दोनों यहाँ पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, आईएएस हो, पीसीएस हो, आरआर हो, कहीं भी हो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे गलत करके आते हैं। तो आप इसको ध्यान से करेंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अनुसूची 8 की, शेड्यूल 8 की बात करते हैं। अनुसूची 8 में क्या उल्लेख किया गया, तो अनुसूची 8 में उल्लेख किया गया है कि भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात की गई। जैसे मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में आपको देखने को मिलती हैं 22 भाषाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं जो भाषा है, भाषा किस भाग का विषय है, तो भाषा का उल्लेख भाग संविधान के भाग 17 में इसका उल्लेख किया गया है। और अगर अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो 343 ए में इसका उल्लेख किया गया है, भारतीय भाषा का उल्लेख किया गया है। 343 ए में इसका उल्लेख किया गया है। अभी तक भाषा में 3 बार संशोधन हुआ है। कितनी बार, भाषा में 3 बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कितनी बार संशोधन हो चुका है, 3 बार। जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 1967 यानी कि 1967 में हुआ था। इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो भाषा कितनी मूल संविधान में कितनी थी, 14, तो प्लस 1 15 भाषा हो गई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 71वां संविधान संशोधन हुआ था, कब, 1992 में हुआ था। इसमें 3 भाषाएँ जोड़ी गई थी, याद रखना। एक ट्रिक है नमक, ठीक है, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 3 भाषा जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कब जोड़ी गई, 71वां संविधान संशोधन 1992 में ये बात यहाँ पर जोड़ी गई थी। ठीक है, 3 भाषाएं जोड़ी गई। अब कितनी हो गई, यहाँ पे 18 भाषाएं होंगी। कितनी हो गई, 15 3 18 भाषाएं हो गई। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पे 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब कितनी हो गई, 18 4 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में 2024 में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तो यहाँ से प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी तक भाषा में कितनी बार संविधान संशोधन हुआ है, 3 बार। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। और यहाँ पर जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली यहाँ पर जोड़ी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं संविधान की जो अनुसूची 9 है। ठीक है, अनुसूची 9, अनुसूची 9 ये कब जोड़ी गई, अनुसूची 9 कब जोड़ी गई, 1951 में जोड़ी गई। यही तो आपका पहला संविधान संशोधन था। यह क्या था,
पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। उसमें क्या जोड़ी गई थी, यहाँ पे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 9वीं अनुसूची जो है किसके कार्यकाल में जोड़ी गई थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो 9वीं सूची कब जोड़ी गई थी, 1951 में जोड़ी गई थी। इसमें क्या बात की गई थी, इसमें बात की गई थी कानूनों की न्यायिक समीक्षा से संरक्षण दिया गया था। कानूनों को क्या किया था कि यहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू था, इसमें जुडिशियल रिव्यू को जो है यहाँ पर परमिशन नहीं थी कि अगर 9वीं सूची में कोई भी विषय डाल दिया जाता था तो उस पर न्यायालय क्या करता था, इस पर जो है जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इस पर जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा उस पर नहीं कर सकता था। लेकिन आप सभी को पता है एक जो है लैंडमार्क जो है केस आया था, जो है केशवानंद भारती का। जब वो केस का जब फैसला आया, कब फैसला आया, 24 अप्रैल 1973 यानी कि 1973 को। तो इसमें ये बात कही गई कि अब 24 अप्रैल 1973 के बाद से इसमें जो भी 9वीं अनुसूची में जो भी विषय डाले जाएंगे उस पर जो है अब सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। लेकिन उसके जो पहले के विषय हैं, जो डाले गए विषय, उस पर न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को यहाँ पर नहीं है। इसको डिटेल में बात करेंगे किसी दिन, इसको क्यों बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ मैं इसको बात बताता हूँ कि इसको क्यों बनाया गया था। कि तो देखो इसमें क्या था कि भूमि सुधार कानून आदि को जो है अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन अब केशवनाथ भारती केस के बाद इसमें क्या हुआ, जो है इसमें चुनौती दी जा सकती है। देखो मैं आपको बताता हूँ इसको लाया क्यों गया था 9वीं अनुसूची इसलिए लाया गया था क्योंकि आप सभी को पता है जब देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे लोग हैं जो है इंडिया से चले गए पाकिस्तान, बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान से इंडिया आ गए। तो इसमें क्या हुआ कि जो लोग माइग्रेट करते हैं, जो इधर से लोग उधर जाते हैं, तो उनका घर बार होता है, खेती बाड़ी सब छूट जाता है। तो बहुत सारे ऐसे थे जो बेघर हो गए थे। आप सभी को पता होगा कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार पहले 7 थे, उसमें संपत्ति का अधिकार भी था। तो अगर जो भी लैंड था, सरकार कहती थी भैया ज़मीन दान कर दे, तो लोग कहते थे भाई ज़मीन क्यों दान कर दे, अपनी ज़मीन की जगह क्यों दे दें। तो सरकार ने सोचा कि एक ऐसा कानून बनाते हैं, ठीक है, जिससे कहा गया कि अब जो आपका संपत्ति का अधिकार है, यह जो है मूल अधिकार ना होकर कानूनी अधिकार है। सरकार जब चाहे आपकी संपत्ति ले सकती है, ठीक है, और आपको कानूनी अधिकार जो है, आपको कानूनी अधिकार है, आपको कुछ पैसे वगैरह दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे 9वीं अनुसूची बनाई गई, जो इस सूची में इस विषय को डाल दिया गया ताकि जो है जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन ना समझकर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएंगे कि भैया हमारा जो है यहाँ पर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है। तो क्योंकि संपत्ति हमारा मूल अधिकार है, अब तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और यहाँ से ज़मीन अपनी लेके रहेंगे। लेकिन इसीलिए जो है क्या किया सरकार ने, इस मूल अधिकार को हटा दिया, ठीक है। इस मूल अधिकार को कहाँ डाल दिया गया, इस मूल अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 300 जो है यहाँ पर ए में डाल दिया, ठीक है। पहले ये कहाँ था, 19 जो है क्लॉज यहाँ पे जी में था, ठीक है, 19 क्लॉज जी में था, अनुच्छेद 19 क्लॉज जी में था संपत्ति का अधिकार। अब किस इसमें डाल दिया गया 300 ए में, जिससे अब क्या, पहले यहाँ पे मूल अधिकार था, अब यहाँ पे कानूनी अधिकार हो गया। तो कानूनी अधिकार हो गया जिससे क्या हुआ कि सरकारें क्या होगी, इनकी ज़मीनें जो है ले लेती थी, ठीक है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाते थे, ठीक है। अब इनको कुछ मुआवजा यहाँ पर दे दिया जाता था। जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको ज़मीन यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती थी घर बनाने के लिए या फिर उनको खेती बाड़ी करने के लिए। इसीलिए इस सूची को यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं अनुसूची 10 की। अगर अनुसूची 10 की बात करें, शेड्यूल 10 की बात करें, 10 की बात करें यहाँ पर, तो अनुसूची अगर 10 की बात करें कब जुड़ेगी, तो क्या 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन यहाँ पे 1985 में जोड़ा गया। यह जो है जोड़ा क्यों गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है कि उस समय किसकी सरकार थी। देखो आप सभी को पता है इंदिरा गांधी की मौत जो है 1984 में हो जाती है, 1984 में जो है इनकी मौत हो जाती है। लेकिन इससे पहले आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जो है राजनीति में उथल पुथल थी। लोग इस पार्टी में थे, ठीक है, इस पार्टी से कूद के जीते इस पार्टी में, कूद के चले जाएँ इस पार्टी में। तो क्या हुआ, दल बदल बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, दल बदल। तो इससे क्या होता, पार्टियाँ बहुत परेशान थी कि सरकारें गिर जा रही थी। तो इसमें एक कानून लाया गया, क्या, दल बदल कानून, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। कब लाया गया, 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके। इससे क्या हुआ, इससे इस संविधान को लाने से क्या हुआ, संविधान संशोधन को लाने से क्या हुआ कि संसद या जो सांसद या विधायक होते हैं, ठीक है, यदि अपनी पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता क्या करती है, समाप्त कर दी जाती है। इससे क्या होता है कि एक राजनीति में क्या हुआ ना, एक अस्थिरता जो थी उसको में क्या होगा, सुधार हुआ, ठीक है। क्योंकि अस्थिरता इसलिए आ गई थी क्योंकि जो एमपी हैं, जो एमएलए हैं, वो पैसा लेके कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में चले जाएँ, जीते किसी और पार्टी से। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कांग्रेस का है, ठीक है, अब उसको बीजेपी वाले ऑफर दिए तो बीजेपी में चला जाए। अब कांग्रेस में जो है बहुमत की सरकार है, लेकिन यहाँ पे जो है अब भाई अब बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके एमएलए जो इधर चले गए। तो यहाँ पे ऐसे होता था, इसीलिए जो है इस कानून को यहाँ पर लाया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं अनुसूची 11 की, ठीक है, अनुसूची 11 की, ठीक है। अगर अनुसूची 11 की बात करें तो अनुसूची 11 कब जोड़ी गई, अनुसूची 11 कब जोड़ी गई, यह जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। यह जो है जोड़ी गई, ठीक है।
इसमें क्या बात की गई, इसमें बात की गई है पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने की। जो हमारा पंचायत है वो किस तरह से कार्य करेगा उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इसमें कितने विषय हैं, कितने विषय पे जो है वो कार्य करेगा, तो यहाँ पर 29 विषय हैं। यहाँ पर 29 विषय पर वो कार्य करेगा। जैसे कि यहाँ पर जल हो गया, ठीक है, जलापूर्ति हो गया, शिक्षा हो गया, सड़कें हो गई, कृषि हो गई, पशुपालन हो गया, सभी किसी के विषय हैं। यह पंचायती राज के विषय हैं, ठीक है। अगर इसका उल्लेख करें, किसका, इसका उल्लेख जो है पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया, तो पंचायती राज का उल्लेख संविधान के भाग 9 में किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद की बात करें, तो अनुच्छेद की बात करें तो यहाँ पे 243 से लेकर जो है 243 से लेकर 243 से लेकर 243 ओ तक में इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। किसका, पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। कब जोड़ी गई थी पंचायती राज, यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया था। इसमें कितने विषय हैं, इसमें जो है 9 विषय हैं, भाग जो है 9 में इसका बात किया गया है। और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसमें बात की गई है, अनुसूची 11, ठीक है, में पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अनुसूची 12। अनुसूची यहाँ पे 12 की बात करें, अनुसूची 12 में क्या बात की गई, यहाँ पे नगर पालिका जो म्यूनसिपालिटीज़ होती है उसके बारे में बात की गई। जो म्यूनसिपालिटी होती है उसका काम क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में यहाँ बात की गई। तो यहाँ पे बात की गई जो म्यूनसिपालिटी होगी वह जैसे कि जल निकासी, भवन निर्माण, ठीक है, शहरी योजना, सड़कों की मरम्मत। जैसे ये ग्रामीण थी, जो शेड्यूल 11 थी वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ग्राम पंचायत के लिए थी। वैसे ही जो अनुसूची 12 थी वह क्या थी, वह जो नगर पालिका जो नगरों की थी, जो नगर की पालिका है, मतलब नगरों की थी, ठीक है, म्यूनसिपालिटीज़ थी, ठीक है। तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया, इसका उल्लेख किया गया है भारत के संविधान में, संविधान के भाग 9A में किया गया है, ठीक है, 9A में इसका उल्लेख किया गया है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 क्यों से लेकर 243 जो है ZG तक में इसका जो है उल्लेख किया गया है, नगर पालिका का उल्लेख किया गया। इसमें कितने विषय हैं, अगर इसमें विषय की बात करें तो इसमें 18 विषय पे जो है नगर पालिका कार्य करता है, ठीक है। और यह कब जोड़ा गया था, तो यह 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में यहाँ पर पालिटी या फिर नगर पालिका को यहाँ पर जोड़ा गया है, ठीक है। इसके कार्यों की बात कहाँ की गई है, इसके कार्यों की बात अनुसूची 12 में की गई है, ठीक है। तो ये थी संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ थी, हमने देखा। और हम एक जो है शॉर्ट में देख लेते हैं, शॉर्ट में रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। तो अनुसूची यहाँ पर अनुसूची 1 में क्या बात की गई, अनुसूची 1 में यही बात की गई है कि भैया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो है सूची है, ठीक है, केंद्र और जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम, उनकी सीमाएं, उनकी यहाँ पर सूची दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे 2 में क्या की गई है, यहाँ पर वेतन और भत्ते हैं, ठीक है। 3 में क्या है, शपथ की बात की गई है। 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है या वितरण बात कर सकते हैं। 5 में क्या है, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। और यहाँ पे 6 में क्या बात की गई है, 6 में बात की गई है कि पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित बात की गई है। 7 में क्या बात की गई, इसमें संघ, केंद्र और राज्य और जो है यहाँ पे की शक्तियों के बीच बंटवारा की बात की गई, जिसमें आप संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची देखने को मिलती है। और यहाँ पे 8 में देखते हैं, अनुसूची 8 में यहाँ पे भाषाओं की बात की गई है। मूल संविधान में 14 जो है यहाँ पर भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं यहाँ पर उल्लेख किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अनुसूची 9 की, तो यहाँ पर न्यायिक समीक्षा से मुक्ति कानून के बारे में यहाँ बात की गई थी। अगर देखें अनुसूची 10 की, तो यहाँ पर दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात की गई है। अनुसूची 11 में बात की गई है, पंचायती राज के कार्य की बात की गई है। अनुसूची 12 में नगर पालिका के कार्य की बात यहाँ पर की गई है। तो यह थी भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। आपको यह क्लास कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप स्टेट पीसीएस टेलीग्राम चैनल से जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।